अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। आपने देखी वीडियो, ये वीडियो ईरान की है और पाकिस्तान के हक़ में वहाँ पे मुजाहिरीन रैली के शुरा नारे लगा रहे हैं। और ये वीडियो आज ट्वीट की है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब ने, और उन्होंने उस प्रोपेगेंडा के गुब्बारे में पिन मार दी, हवा निकाल दी। वो प्रोपेगेंडा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे पिछले 24 घंटे से जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उन्होंने ये कहा है अपने इस बयान में जो उन्होंने एक्स पे दिया है, उन्होंने कहा कि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाले किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिकी मीडिया इसको गलत तरीके से पेश कर रहा है। उन्होंने ईरानी इनकार के हवाले से अमेरिकी मगरबी और ख़ास तौर पर अमेरिकी मीडिया की मन गढ़ंत कहानियों की मजम्मत भी की है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को एतराफ़ किया और शुक्रिया अदा किया, और साथ कहा कि आलमी अमन और मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने के हवाले से पाकिस्तान की साख उस मुँह बोलता सबूत है उसके जो इस वक्त कोशिशें हैं। साथ उन्होंने ये बयान मगरबी और भारतीय मीडिया के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद उनके जो मगरबी ममालिक और इंडिया के जो एजेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, कुछ सियासी जमातों में हों, किसी मसले के तहत काम कर रहे हों या कहीं और मौजूद हों, उनको भी उन्होंने ये पैगाम दिया है और उनके प्रोपेगेंडा का भी उन्होंने ख़ात्मा किया है। और पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा था खुलूस के साथ इस खित्ते में अमन लाने के लिए, उन कोशिशों की ये इसके ऊपर उसकी तारीफ़ करना, उसका मानना, ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फ़तह। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने कोशिशें की थी। पाकिस्तान कोई यूनाइटेड नेशन नहीं है कि वह ज़बरदस्ती ला के वो बिठा दे या पाबंदियाँ लगा दे। और पाकिस्तान ने कोशिश इसलिए की कि यही एक मुसलमान मुल्क को जब वो देखे कि दूसरे मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं तो उनके दरमियान सुलह सफाई करवाए। ये हमारी आज की अहम खबर। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी ईरान जंग और मुआशी चैलेंजेस। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान मुआशी तौर पे हो रहा है इस जंग का। डायरेक्ट पाकिस्तान उस जंग में इन्वॉल्व नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, और उम्मीद है कि आइंदा भी नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बहुत है और उस दबाव का जो अब इजहार है वो हमें मुआशी सूरत में भी नज़र आ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा और एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। साथ पाकिस्तान को अपने कर्ज़ वापस करने की डेट भी आ गई हैं। इस महीने पाकिस्तान ने बहुत सारा कर्ज़ अपना उतारना है, बैरूनी कर्ज़, उससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर आएगा। ये तमाम चीज़ें इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे राना एहसान अफजल खान साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, और खुर्रम हुसैन जो माहिर मईशत हैं। हॉट इशू में हम बात करेंगे गल्फ़ वॉर, ट्रंप इंतज़ामिया मुश्किल में। आपने देखा होगा कि अमेरिका का एक F-15 और एक A-10 थंडरबोल्ट 2 जहाज़ ईरान ने गिराए हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स को भी नुकसान पहुंचाया है, वो गिरे नहीं लेकिन उनको नुकसान पहुंचा है, हिट हुए हैं। और कई अमेरिकी फ़ौजी 13 अमेरिकी फ़ौजी अब तक मारे जा चुके हैं, 365 ज़ख्मी हैं। ग्राउंड ट्रूप्स की बात हो रही है। पीट हेग्सेथ अमेरिका में जर्नैल आफ्टर जर्नैल फारिग किया जा रहा है। आर्मी चीफ को सैक कर दिया अमेरिका में। इससे आप सोचें कि वहाँ कितना बड़ा यह बहरान है। मुआशी मुश्किलात वहाँ पर बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका के अंदर जंग की मुखालफत बढ़ रही है। ये जो चैलेंजेस हैं ट्रंप इंतज़ामिया के लिए, इस पर बात करेंगे रज़ा रूमी साहब से। वो अमेरिका में मौजूद हैं, हमारे साथ होंगे हॉट इशू में। और एडिटोरियल हमारा आज का होगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की सबसे पुरानी, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, और उसके माली और इंतज़ामी मसाइल क्या हैं, इस पर बात करेंगे हम आज के अपने एडिटोरियल में। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है असल और खुर्रम हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेहमानान गिरामी, खुश आमदीद। शुक्रिया जी। राना साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप बताइएगा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, पहले बढ़ाई गई, 2 दफ़ा बढ़ाई गई, पहले 55 रुपये पर लीटर, फिर उसके बाद दोबारा बढ़ाई गई और फिर कम कर दी गई। लेकिन कम करने के बावजूद अभी भी मज़ीद 57 रुपये पर लीटर का इजाफा हुआ। तो एक महीने में 111 रुपये पर लीटर इजाफा कर दिया आपने पेट्रोल की कीमतों में। इस महंगाई में हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में जब नान की रोटी की कीमत बढ़ाई गई है तो तंदूरों पे तो क्रैकडाउन हो गया है। लेकिन हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी बेकरीज जो टैक्स नेट में नहीं आ रही, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई FBI नहीं कर रहा। और एक तासुर तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि FBI की नाकामी जो हुई है रेवेन्यू कलेक्शन में, उसका जो फ़र्क है वो अवाम की जेबों से निकाला जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, लेवी बढ़ा के। क्या ये बात दुरुस्त है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खित्ते में ये जो जंग लगी हुई है उससे ऑयल प्राइसेस के हवाले से बदतरीन डिस्ट्रप्शन हुई है। और पूरी दुनिया इससे मुतासर है। और हम भी क्योंकि तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी अव्वलीन कोशिश प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और हुकूमत की ये रही है कि इस दौरान अवाम को जिस हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम करें। और आपने देखा कि जब 55 रुपए भी इजाफा हुआ, तो उस वक्त भी हमने डीजल की प्राइस में पीडीएल को कम किया और पेट्रोल के अंदर पीडीएल को बढ़ा दिया। ओवरऑल पीडीएफ का हदफ भी हमने बढ़ाया था। तो वो भी ये मैनेज ही करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस वक्त एकदम से जंग लगी थी और उसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे आया था, तो हमें वो मुकम्मल तौर पे पास ऑन करना पड़ा। उसके बाद 27 अरब हमने जो है प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे ऑस्टेरिटी के जरिए और दीगर मामला से लेके सब्सिडी दी पहले हफ्ते में, और फिर 100 अरब से हमने डेवलपमेंट बजट की कटौती की और फिर उससे हमने फ्यूल को सब्सिडाइज किया। लेकिन ऑब्वियसली कि क्योंकि ये जंग एक्सटेंड हो गई, तो ये मजीद सब्सिडी देना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी ये किया गया कि डीजल की कीमतों से पीडीएल को सिफर कर दिया गया, क्योंकि डीजल जो है वो उसमें इस वक्त जीरो पीडीएल है। और कोशिश की गई कि डीजल में उस तरह इजाफा ना आए जिस तरह आ रहा था, और पीडीएल के जरिए हमने मैनेज करके उसको पेट्रोल में उस पीडीएल को शिफ्ट कर दिया। और जो पेट्रोल में पीडीएल जब शिफ्ट किया तो वो 160 रुपए हो गया। लेकिन इसको फिर प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा रिव्यू किया, और उसमें ऑब्वियसली हमारी कोशिश तो हमेशा रिलीफ की ही थी कि कम से कम हम बोझ डालें। तो फिर क्योंकि पीडीएल के अंदर 80 रुपए जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कमी की, और जो है कदरे पेट्रोल को हमने कोशिश किया कि उसमें प्राइसेस जो है वो किसी हद तक हम उसमें कमी ला सकें। तो ये कोई आसान लोग कह रहे हैं कि फैसले ये कोई स्मार्ट भी। गेम की है हुकूमत ने, पहले ज़्यादा बढ़ा दिया और फिर थोड़ा कम कर दिया, लेकिन कीमतों में इजाफा तो 57 रुपये पर लीटर तो फिर भी बढ़ा दिया ना आपने। देखिए, हुकूमत के लिए कोई आसान फैसला, कोई भी फैसला आसान नहीं है, और दोनों फैसलों से अवाम के ऊपर किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव तो असर जो पड़ता है। मेरा ये सवाल आप है डेवलपमेंट। कि यहाँ बड़ी बड़ी जी। बेकरीज हैं और बड़े बड़े कारोबार हैं, उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जा रहा। एफबीआर फेल हो चुका है। इतने आपने उन्हें इंसेंटिव्स दिए, उन्हें गाड़ियां लेके दी हज़ारों, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी, वो रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट ही पूरे नहीं कर सके, जिसकी वजह से आप लेवी पे लेवी बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, लेवी लेवी का जो ऐसा नहीं है कि हम लेवी के जरिए एफबीआर, हम जो हदफ हमने रखा है लेवी का, हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। और एफबीआर को प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल हदायत दी है कि आप को कोई कवरेज पीडीएल हदायत से दी नहीं है, वो मिलेगी। पूरी नहीं आप कर सके, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, बात यह है कि एफबीआर के अंदर भी ग्रोथ है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से मीशत हमारी है और जो इन्फ्लेशन के अंदर भी एक कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन रही, 2% टारगेट से नीचे रही इन्फ्लेशन, तो वो भी एक फैक्टर था और दीगर मामलात हैं। तो उसकी वजह से, लेकिन अब बिल्कुल कोई तो आपके पीडीएल के एस्टिमेट्स जरिए ठीक नहीं हम थे साल की शुरू, एफबीआर का। जब साल शुरू हुआ तो? जी, जो पीडीएल को हम एफपीआर शॉर्टफॉल को हम पीडीएल के जरिए कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे, और ना हम कर रहे हैं। और अगर कोई पहले पीडीएल में गुंजाइश थी, तो वो इस 80 रुपए की जो कमी है उससे वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम कोई ठीक है। शॉर्टफॉल एफपीआर का उससे नहीं कवर कर रहे। ठीक, खुर्रम साहब, आपने सुना राना साहब ने जो कहा, आप बताइएगा, आप कराची में बैठे हैं, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है? ये जो कुछ इस वक्त मईशत पे पाकिस्तान के दबाव बढ़ रहा है, महंगाई हो गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, हर चीज़ की कीमतें ज़ाहिरों से बढ़ गई हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही। वो कह रहे हैं हुकूमत को कोई इंसेंटिव दें। आपके ख्याल में हुकूमत को क्या करना चाहिए? कर सकेगी ये मुआशी चैलेंजेस, हुकूमत इनको टैकल कर सकेगी? ये कर सकेगी तो आई डोंट नो, लेकिन करना पड़ेगा। और कोई रास्ता है नहीं ऑब्वियसली। ये पावर में है और ये एक मामला क्रिएट हो गया। ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि मैंने खुद अपनी तारीख में, अगर हमने पहले देखा हो ऐसा कुछ, तो 2008 में देखा था। ये यूक्रेन की जब जंग हुई थी 2022 में, तब भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी जो अब नजर आ रही है। और ये दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि एक टेम्पररी स्पाइक नहीं है। 2008 और 2022 में जो एक स्पाइक आई थी ऑयल प्राइसेस में, वो थोड़ी देर के लिए वहां पे रही थी, उसके बाद फिर नीचे आ गई थी वापस प्राइसेस। तो आपको रिकॉर्ड हाई प्राइसेस अगर बर्दाश्त करनी पड़ी थी, वो चंद महीनों के लिए थी। इधर अब कुछ एंड नजर नहीं आ रहा। आज तो मजीद और एस्केलेशन हुई है इस जंग में।
मजीद और जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान में वो टारगेट किया गया है। लाजिम अब ईरान की जो रिटेलिएशन आएगी वो वापस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गल्फ में है उधर मारेंगे। तो अभी तो लग रहा है कि बहुत और आगे तक जाएगी चीज, और गवर्नमेंट के पास अब कोई वो रास्ता नहीं है अदर देन फाइंड अ वे टू डील विद दिस। और उन उसको डील करने के लिए उनके पास अब एक ही तरीका है कि एक्सपेंडिचर कट्स लेके आए, ताकि जितने ये लोग पेट्रोल की प्राइस को संभालने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। डीजल तो अभी अबसार साहब एट कॉस्ट ऑलमोस्ट बिक रहा है। डीजल की अगर आप इंपोर्ट प्राइस देखेंगे, जिस प्राइस पे वो इंपोर्ट होता है और जिस प्राइस पे आगे बिक रहा है, इट्स चंद रुपए का ही फर्क है। 497 रुपए की उसकी एवरेज प्लैट्स प्राइस आ रही है डीजल की पर लीटर, 497 ठीक है। रुपए। जो पंप की प्राइस है वो 520 रुपए है। तो मुश्किल से 25 रुपए से कम जो है बाकी आपके इंसिडेंटल्स उसमें लग रहे हैं। लेवी तो जीरो है, लेकिन उसमें आपकी डीलर मार्जिन, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन, आपका आईफएम, आपका सीएसएल मिला मिलू के मुश्किल से 25 रुपए ऊपर लगा के वो आगे बेचा जा रहा है। ठीक है। उधर अब मजीद कम आपने करने कहा की तो एक्सपेंडिचर कट करना चाहिए हुकूमत को, कहाँ आपके ख्याल में एक्सपेंडिचर कट करे और उसके एक ही एक्सपेंडिचर है, कट करने के एक ही जीडीपी ग्रोथ रास्ता पे है। भी असर पड़ेगा? एक्सपेंडिचर कट जी। एक्सपेंडिचर कट्स एक ही तरफ हो सकते हैं सिर्फ, दैट्स डेवलपमेंट बजट, दैट्स इट। उधर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई लगभग अंदाजन 500 अरब रुपए की अभी गुंजाइश है बिटवीन नाउ एंड जून, जो बहुत जरूरी प्रोजेक्ट्स वगैरह जहां पे काम चल रहा है, जिनके लिए ऑलरेडी पैसे काफी हद तक रिलीज हो गए हैं। लगभग अंदाजन कोई 500 अरब रुपए का वहां पे क्वेश्चन है, जिसमें से मेरे ख्याल में कोई 70 अरब रुपए तक अंदाजन इन लोगों ने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया होगा। ये जो पेट्रोलियम लेवी को जो कम किया है कल रात, तो जो 160 से आप 80 जो पे बात लेके कर आए। रहे हैं 500 अरब की, ये सिर्फ वफाक की बात कर रहे हैं या इसमें सूबों का भी है? वफाक नहीं, वफाक सिर्फ। सूबों का फिलहाल तो अभी रोल नहीं तो आया ना आपके ख्याल पेट्रोल में प्राइसेस को मैनेज करने सूबों का। को इसमें सूबों का रोल नहीं होना चाहिए इसमें, जो सिचुएशन आप आई देख रहे थिंक हैं? हम लोग बहुत तेजी से मामला एक डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे सूबों को रोल प्ले करना पड़ेगा अगर ये प्राइसेस इसी हिसाब से इंक्रीज करती रहीं और ये जंग मजीद एस्केलेट करती गई। ठीक है। राणा साहब, आप बताइएगा कि 500 अरब कह रहे हैं कि आपको मजीद एक्सपेंडिचर कट करना पड़ेगा। अगर आपने वो कट किया तो, अगर पहली बात तो करेंगे, और दूसरी बात अगर करेंगे तो उससे जो मंसूबे जारी हैं उसका क्या होगा? देखिए, ऑब्वियसली ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आसान नहीं है। और पहले ही अगर आप पीएसडीपी को देखें तो उसका तो 10 साल का तो थ्रो फॉरवर्ड है पीएसडीपी का, कि अगर आप पीएसडीपी के अंदर कोई नए प्रोजेक्ट ना लगाएं तो फिर भी जो करंट पाइपलाइन है उसको 10 साल लगेंगे मुकम्मल होने के लिए। तो ऑब्वियसली ये जो है मजीद पीएसडीपी को कट करना भी कोई आसान नहीं है। नेशनल प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि चल रहे हैं, तो अभी तो मजीद हम कोई पीएसडीपी पे तो कट करने नहीं जा रहे। इस वक्त तो जो पीडीएल के अंदर जो कमी आएगी वो मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी कवर हो जाएगी जो पहले कलेक्शन रही है उसके जरिए। तो मजीद तो हम कोई सब्सिडी जो है वो जो दे रहे हैं वो सूबे ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करेंगे, जो डायरेक्ट सब्सिडी हम देने जा रहे हैं एक आम आदमी को। तो ये सिचुएशन को जो प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक कमेटी एक बनाई है अंडर द लीडरशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वो डेली रिव्यू कर रही है सिचुएशन को और इसको हम लेके चल रहे हैं। बिल्कुल अगर ये चीजें स्ट्रेच होती हैं तो इसके बहुत जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। ये रेमिटेंसेस को हमारे कैसे इम्पैक्ट करती है ये एक अलहदा सवाल है। एक्सपोर्ट जो है वो इससे हिट हो रही है क्योंकि एक पूरे खत्ते के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो फॉल जीसीसी के अंदर करेगी, लेकिन उसके साथ मार्जिन्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं बिजनेसेस के। तो ये क्राइसिस सिचुएशन है और इस क्राइसिस को हमने मैनेज करना है, अच्छा, जो कि हम डे टू डे मैनेज कर रहे हैं जी। बाकी देखिए तो ये बात जो ये है जी जी आप अभी बात कर रहे थे रेमिटेंसेस की, वो जाहिर है वो तो एक बहुत, उस पर हुकूमत को काम करना चाहिए। अगर हुकूमत ये कहे कि उसका पता नहीं क्या असरात नज़र आएंगे तो मेरा ख्याल है ये अच्छी तैयारी नहीं है। हुकूमत को कुछ स्टडीज़ करनी चाहिए, कितने लोग अफेक्ट होंगे, कितने वापस आएंगे। अगर वापस आना शुरू हो गए लोग, उनकी बेरोज़गारी यहाँ बढ़ेगी। एक तो रेमिटेंसेस कम होंगी, फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान इस महीने तकरीबन $4.5 बिलियन वो अपने लोन्स वापस करने की ड्यू डेट्स हैं, जिसमें यूए का भी है और कुछ और भी है जो रेगुलर आपके उस पर चलता है। तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स आप कह रहे हैं बढ़ नहीं रही, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाएगा पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट पे? देखिए करंट अकाउंट बात पे ये है कि
देखें, अभी अभी ऐसा है कि हम यूएई हमारा ब्रादर मुल्क है, हमारा साथी है, हर मुश्किल वक्त का साथी है। तो हम अभी जो है उनके साथ चीज़ों को देख रहे हैं। अगर हमें वापस करने पड़े तो बिल्कुल ये गुंजाइश मौजूद है रिजर्व में कि उनको वापस किया जाए। और हम कोई ऐसा देखें, जो जो कोई प्रेशर हम नहीं देख रहे। करंट अकाउंट आपने की बात की, तो करंट अकाउंट जो है, अगर अगर हमारी इस सिनारियो के अंदर एक पाकिस्तान को जो है कि एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट्स भी आपकी जो है वो गिरती हैं जब एक एक्सटर्नल क्राइसिस आता है, तो हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और हम ऑब्वियसली अपने एक्सटर्नल साइड के ऊपर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन अभी कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि ऐसा कोई करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ने जा रहा है। हम ऑस्टेरिटी भी कर रहे हैं, हम कंजर्वेशन भी कर रहे हैं, और प्राइसेस भी पास ऑन कर दी गई हैं, जिससे डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी तो आपकी पेट्रोलियम का इंपोर्ट के अंदर जो है वो उसकी कंजम्पशन के अंदर भी हम कमी जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल ऐसी सिचुएशन है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमें कोई खतरा नहीं नजर आ रहा कि हमारा रुपया डिवैल्यू हो जाएगा या कोई ठीक है। ऐसे खतरात कि हम पे नहीं कर सकेंगे। कोई ऐसी कोई क्राइसिस सिनारियो एक्सटर्नल फ्रंट पे शॉर्ट टर्म में हम क्राइसिस नहीं सिनेरियो नहीं है। ठीक है खुर्रम साहब, आप समझते हैं कि क्राइसिस सिनेरियो नहीं है जैसे उन्होंने बताया। और एक खबर जो अभी आ रही है कि ईरान ने बुनियादी ज़रूरत के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, जो खलीज ऑफ ओमान में खड़े हैं या ईरान की बंदरगाहों पे खड़े हैं। इससे आप समझते हैं कि कोई स्टेबिलिटी आएगी? ऑयल की इजाज़त तो नहीं दी, लेकिन वैसे थोड़ा सा आप समझते हैं कुछ स्टेबिलिटी आएगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे जो कह रहे हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो कुछ उसमें कमी आएगी? नहीं, इतना ज्यादा नहीं। कुछ इमरजेंसी को कम करने के लिए ऑयल शिपमेंट्स अगर आती रहे वहां से तो फायदा है उसमें पाकिस्तान का, यानी कि सप्लाई पोजीशन जो है हमारी वो थोड़ी स्टेबल रहेगी। स्टेबल तो नहीं, लेकिन नेवरदलेस क्राइसिस लेवल तक शायद ना पहुंच सके अगर ये सिचुएशन रही जैसे आपने डिस्क्राइब किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहूंगा सार साहब के क्राइसिस लाजिम है पाकिस्तान में। अगर अभी पहुंचा नहीं है पूरी तरह तो अब ज्यादा दूर नहीं है, अब हमें चंद हफ्तों की बात है कि क्राइसिस लेवल तक हम लोग जा रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल का अब एक नेट आउटफ्लो होने वाला है अप्रैल के महीने में, अगर यूएई ने जो अपने डिपॉजिट्स वापस मांग लिए हैं 3.45 यानी कि 3.45 अरब डॉलर्स का, ये बजटेड नहीं था। बजटेड से मतलब ये हमारे जो फोरकास्ट हैं फाइनेंसिंग जी रिक्वायरमेंट जी। के इस फिस्कल ईयर में, उसमें ये मौजूद नहीं थी ये चीज। ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी आउटफ्लो आया है। दिस आउटफ्लो साइज इज एब्सोल्युटली मैसिव। और इसके साथ साथ $1.3 का ऑलरेडी एक बॉन्ड रीपेमेंट स्केड्यूल्ड है। उसकी भी तारीख अब दूर नहीं है, अप्रैल के ही कोई दरमियाने दिनों में, मेरे ख्याल में 16, 17, 18 अप्रैल को वो ड्यू है। तो जी सब मिला बिल्कुल, के चार इसीलिए हाँ अशारिया 4.5 तक की बात करें। तो हाँ इसका जी, लाजिम इम्पैक्ट 4.8। तो आएगा। ठीक। अलबत्ता गवर्नमेंट की अब यही कोशिश होएगी, लाजिम कि वो कोशिश यही कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं से ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग इसके लिए अरेंज की जाए, कि एक नया बॉन्ड अगर वो फ्लोट कर सकें, जो महंगा तो पड़ेगा लेकिन और कोई अगर रास्ता नहीं है तो वो करना पड़े शायद। हो सकता है सऊदी अरब, चीन, ठीक। इनको अप्रोचेस की गई हैं। बट अगर ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग नहीं लाइन अप होती, वी आर इन एन एक्सटर्नल सेक्टर। मे बी क्राइसिस कहना अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, बट वी आर इन अ वेरी 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 स्ट्रेस्ड सिचुएशन, वेरी स्ट्रेस्ड। ठीक। राणा साहब, क्या कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हो रहे हैं फाइनेंसिंग के, देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए? ये जो हम जो जो रोल ओवर वापस करना है, लेट दैट ब्रिज कम। अगर वो आएगा तो वी विल क्रॉस इट। और ऑलरेडी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इस चीज को देख रही है। तो हमें ये लेट दैट अभी जो खबरें चल रही हैं इनको पहले ये फॉर्मलाइज तो हो जाए। ये अभी अभी दिस इज इन इन प्रोग्रेस है ये चीज। कोई इसकी कॉन्फर्मेशन वगैरह एज सच, ठीक। लेट सी हाउ थिंग्स टर्न अराउंड। चलें, तो इस पे अभी नहीं कोई मुनासिब, मैं 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 आपको यही काउंटर आपको करूं। समझता हूँ कि मुझे आखिर में ये बता दें कि यूरिया का एक बहरान भी आने वाला है, क्योंकि तेल का जो वहाँ से देखें, तरसील मैं बंद आपको है, बता उस पे हुकूमत यू- क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज को हमें रिकग्नाइज करना चाहिए कि दुनिया में यूरिया की कीमतें जो हैं वो 50-50, 70-80% तक बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर यूरिया की कीमतें 1 रुपए से भी नहीं बढ़ी।
तो ये अभी तक इन चीज़ों को मैनेज किया गया है, और हमें ये इंडिजिनस गैस होने का फ़ायदा है हमारा कि हमारी यूरिया की जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ी। तो हुकूमत जो है वो ठीक है, अवाम को ठीक। प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और करती रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली हमें एक वो ब्लैंकेट सब्सिडी देना और उसको कंटिन्यू करना, वो चीज़ें अब मुमकिन नहीं है। ठीक, डेवलपमेंट को मज़ीद स्क्वीज़ ठीक। करना मुमकिन नहीं है। सूबे भी रोल अपना अदा कर रहे हैं, वफ़ाक भी रोल अपना अदा कर रही है। कोई फ़ैसला भी जो हम करेंगे, उसके प्रोज़ और कॉन्स होंगे। क्राइसिस सिचुएशन में प्रोज एंड कॉन। आप अच्छा, ठीक। देखें कि उसका खुर्रम साहब, नुकसान आखिर ही में होगा। सिर्फ ये बता दें कि सोलर पे हुकूमत को क्या करना चाहिए। सोलर एनर्जी पे लोगों ने बड़ा काम किया। अब आप समझते हैं हुकूमत को उस पर इंसेंटिव देने चाहिए ताकि मजीद हमारा इंपोर्ट बिल कम हो? इंसेंटिव्स देने की जरूरत नहीं है, बस रास्ते से हट जाए, ये काफी होगा अब्सार साहब। सोलर में अभी रास्ते में सोलर कैसे अभी रुकावट है, ये उसी बता दें। रुकावट इसी तरह हो सकती है कि आई मीन यही मौका वो चूज कर लें कि सोलर के ऊपर टैक्स लगा के उसको रोकना शुरू कर दें कि भाई लोग ग्रिड को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा। इस किस्म की चीजों से परहेज कर ले, काफी ठीक, होगा। बाकी सब लोग खुद कर लेंगे अरेंज। एंड सोलर की ठीक, वजह से ही ठीक। जो बहुत भी शुक्रिया। क्राइसिस है वो। ठीक है, ठीक है। खुर्रम हुसैन साहब, राना एहसान, अफजल खान साहब, वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तुम्हारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त हुआ हमारे आज के हॉट इशू का। हमारा आज का हॉट इशू है गल्फ वॉर। ट्रंप इंतज़ामिया मुश्किल में, इसलिए कि ईरान ने अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए हैं। कुछ उसका स्टाफ मिसिंग भी है उन तैयारों में जो था। अभी तक मुतज़ाद दावे आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमेरिका ने उनको रेस्क्यू कर लिया है, कुछ कह रहे हैं कि ईरान के कब्ज़े में है। इसके अलावा अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। और अब तक ईरान इस जंग में 7 जंगी तैयारे गिरा चुका है अमेरिका के। और इसके अलावा 13 अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं, 365 ज़ख्मी हैं। आर्मी चीफ को सैक कर दिया अमेरिका के वहाँ के वज़ीर दिफा ने, और मज़ीद जर्नलों को भी सैक किया है। एक पैनिक की सिचुएशन है। बात करेंगे हम रज़ा रूमी साहब से जो तजज़ियाकार हैं इस बात पे कि रज़ा साहब ये बताइएगा कि ये पैनिक हमें ही लग रहा है या जो अमेरिका में ट्रंप मुखालिफ मीडिया है वो ये पैनिक दिखा रहा है, या वाकई अमेरिका के अंदर कुछ पैनिक है इस जंग के हवाले से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले तो ये पैनिक जो है ये हकीकी है और ये बहुत रियल है, सिर्फ मीडिया की बनाई हुई बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो माशी असरात हैं इस वक्त वो घर घर पहुंच गए हैं। आपके इल्म में है और नाज़रीन के इल्म में भी है कि वहाँ अमेरिका में भी जैसे पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में बढ़ी है, अमेरिका में भी बढ़ गई है और अब $4 पर गैलन से तजावुज कर गई है। कुछ स्टेट्स में तो $5 का, $5.5 का है। ये तकरीबन 2 गुना इजाफा है। और जंग जो भी है, जंग बड़ी दूर हो रही है। आमतौर पर अमरीकी अवाम जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जब तक उनकी अपनी जेब नहीं ककड़ती। और अब यही सूरत हाल बन गई है कि ना सिर्फ ये कि तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है कि हर शख्स जो है वो गाड़ियों पर और पेट्रोल पर इन्हिसार करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाल खाल होती है। तो इसलिए हर एक को ये चुभ रही है ये जंग। और फिर स्टॉक मार्केट में जो मंदा आया है देखने में, उसके अलावा एनर्जी की मार्केट्स में, और अमेरिका में अब ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो 4-5% हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फिगर है और इस वजह से ट्रंप और भी परेशान है, ट्रंप के जो हवारी हैं वो भी परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जंग दिन ब दिन गैर मकबूल होती जा रही है। और आप देखें ना, जो भी आपने अपने इब्तदाइये में कहा, ये बहुत गैर मामूली बात है कि जंग के दौरान जो है आप आर्मी के चीफ को बदल दें। इसका मतलब है कि आर्मी का चीफ जो है वो इनकी हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं कर रहा था, या उनके आपस में इख्तलाफात इस नौयत के हो गए कि उनको निकालना पड़ा। तो अब ये एक मुश्किल बंद गली में फंस गया अमेरिका, क्योंकि सारे पत्ते जो हैं वो अब ईरान के हाथ में है, और जब तक ईरान नहीं चाहेगा तो ये जंग बंद नहीं होगी। जी अफसार साहब। तो आपने कहा कि आर्मी चीफ को जो है वो इत्तेफाक नहीं कर रहा था उनकी पॉलिसी से, इसका क्या एविडेंस है? ये भी तो हो सकता है कि पीट हेग्सेथ और ट्रंप समझ रहे हों कि आर्मी चीफ ने अच्छा प्लान ही नहीं बनाया जो वहाँ पे फंस गया अमेरिका जाके। देखिए सर, पहली तो ये बात है कि अगर आपको याद हो तो इस ईरान पे हमले से पहले भी एक 2-3 दिन पहले एक बड़े सीनियर जनरल को चेंज किया गया था। उनसे भी कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दें,
कहीं ट्रांसफर कर दी गई थी, कुछ ऐसा वाकया हुआ था। और ये बात दुरुस्त है कि वो आर्मी चीफ के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे होंगे कि आपकी हिकमत अमली ठीक नहीं है, लेकिन दर हकीकत तो खुद इसका जो बरमला इतराफ ट्रंप और उनके वुज़रा कर चुके कि जी हमने तो ये जंग इसलिए की, इसराइल ने हमला करना था। तो सारी जो इसमें मसला है, मसले की जड़ है, वो इसराइल की पॉलिसी है। इस जंग में अमेरिका को धकेल कर, अमेरिका के कंधे पे बंदूक चला के मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाना। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो ये ऐन मुमकिन है कि ये जो आपको मालूम है कि 17,000 के करीब फौजी जो है वो तैयार किए गए हैं कि वो कोई ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारे जाएं। अब अभी तक तो एविडेंस आपने सही कहा कि वो सामने नहीं आया, लेकिन एक दो रोज की बात है वो भी आ जाएगा सामने, क्योंकि वो खर्ग जो जजीरा है उसके ऊपर इनका ये ख्याल है कि उसको जाके कब्जा कर लिया जाए, उससे ईरान की माशी शहरक जो है उसके ऊपर हमला हो बराह रास्त। फिर इसी तरह उनका ख्याल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, आबना हॉर्मुज के ऊपर भी फौजी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। ट्रंप और ममालिक को भी बार बार कहते रहे हैं कि जी आप आगे बढ़कर वहां पर आकर हमला करें, ईरान को रोकें और खुलवाएं वो अपनाए हॉर्मुज, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। यूरोप तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। तो ये इख्तलाफात तो हैं, अब ये किस नौयत के हैं ये अब आने वाले दिन में पता लगेगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी तक की जो जंगी सूरत हाल है और जो हिकमत अमली है वो अमेरिका के हक में नहीं जा रही, खसूसन माशी लेवल के ऊपर। जी अफसार साहब। ठीक है, आपने कहा उनके हक में नहीं जा रही, और इसराइल की जंग अमेरिका लड़ रहा है, मुआशी हालात वहाँ ख़राब हो चुके हैं, गैर मकबूल है, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर कुछ कर नहीं पा रही। मुझे ये बताएं कि अमेरिका का जो सिस्टम इसराइल के कब्ज़े में है जिस तरीके से, उसमें तो मुझे लगता है कि अमेरिका अपने बच्चे मरवाएगा और इसराइल से जान नहीं वो छुड़वा पाएगा, और अगर इसराइल चाहेगा तो ये जंग लटकती रहेगी। ये मेरा जो हंच या तजिया, ये दुरुस्त है? आपका तज्जिया बड़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है ना कि ये अमेरिका की हजीमत भी जो हो रही है, बल्कि मैं समझता हूं अमेरिका को छोड़िए, इस वक्त पूरी दुनिया को देखिए, हमने पाकिस्तान को ने क्या जुर्म किया है कि हम भी इसमें धकेले गए हैं। हमारे ऊपर जो माशी हम बफ्ताद, तो चले, हमारा जुर्म तो ये है ना कि हम मुसलमान मुल्क हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं, वो एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ अमेरिका या यूरोप जो है वो सफ़र कर रहा है, लेकिन इसराइल को वो कुछ नहीं कह रहे। ये जब तक नहीं टूटेगा ये ट्रेंड, तो कैसे जंग रुकेगी? देखिए अब ये अच्छी बात है मगरबी ममालिक की कि राय आमा जो होती है वो हुक्मरान तबके को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। आप भी अफसार साहब जानते हैं आलमी हालात व वाक़यात को भी, कभी भी अमेरिका में इसराइल के खिलाफ इतनी आवाज़ें नहीं उठी थी, और राय आमा में इसराइल की सपोर्ट हमेशा मेजॉरिटी में ही रहती थी। वो कहते थे ये मजलूम है, इनको हमास इन पे हमले करेगी, ये मुसलमान ममालिक इनसे इसराइल का राइट टू एग्जिस्ट जो है वो छीनना चाहते हैं। लेकिन अब के ये बहुत दिलचस्प बात हुई है कि अमरीकी जो राय आमा की अक्सरियत है वो इस वक्त इसराइल के साथ नहीं है। वो ये समझते हैं कि इसराइल एक मसला बन गया अमेरिका के लिए। अब वो और बात है कि कांग्रेस हो या पावर सेंटर हो, उसके अंदर इसराइल की अभी भी अच्छी खासी, जिसे कहते हैं, उनके हाथ में सारी गेम। लेकिन ये कब तक वो होगा, इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि राय आमा दिन ब दिन खिलाफ होती जा रही है, और आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। और अगर आपने देखा हो तो जो रोजना एक बहुत ही मौकर जरीदा है न्यूज़ वीक, उसकी भी एक स्टोरी अभी कल के परसों ही छपी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इस जंग की वजह से और जो हालात बन रहे हैं, रिपब्लिकन्स को शिकस्त फाश हो सकती है, ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि सेनेट में भी। तो इसका अब ये रिपब्लिकन पार्टी भी इसको देख रही है और ट्रंप की हवारी भी देख रहे हैं, और उनको तो अपने लाले पड़ जाएंगे सरवाइव करने के लिए। जी, रिपब्लिकन को लाले पड़ जाएंगे तो डेमोक्रेट्स आ जाएंगे, वो भी वैसे ही हैं। अब देखें, मैं तो अमेरिकन सोसाइटी की और अमेरिकन जो इदारे हैं उनके ज़मीर के बारे में सोचता रहता हूँ कि किधर गया है कि मिनाब में 165 बच्चियाँ स्कूल में मारी गईं, शहीद हो गई हमले में, और उस पर अमेरिका में कुछ एक निपॉम बम वाली लड़की, वियतनाम में, आपको याद है, एक पिक्चर आई थी उसकी, और पूरी अमेरिकन पब्लिक की ओपिनियन बदल गई थी। ये इतनी बच्चियां शहीद हो गई हैं, वहाँ कोई मसला ही नहीं है अमेरिका के अंदर अभी तक। आप रिपब्लिकन हार भी गए तो डेमोक्रेट्स आके इसराइल की गुलामी करेंगे। देखिए आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि उस तरह से अभी
बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप देखें, अभी चंद दिन पहले ही बहुत बड़े मुजाहरे हुए अमेरिका भर में, नो किंग्स रैली जिसे कहा जाता है, और लाखों लोग तकरीबन हर शहर में करिया करिया में निकले और उन्होंने ये बता दिया। ट्रंप ने भी उसके खिलाफ बड़े बयानात भी दिए। 7 लाख लोग निकले सिर्फ जी 35-40 लेकिन करोड़ के सर, मुल्क में। जी सर, वो दुरुस्त है, लेकिन मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि वहां पर, मैं तो भी वहां था, वहां पर राय आमा बिल्कुल इस वक्त खिलाफ है। और अब सवाल यही पैदा होता है कि देखिए जिस तरह से ये सिस्टम काम करता है, ट्रंप के पास कांग्रेस भी है, सेनेट भी है, सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत जजेस जो है उसके हाथ, उसके मनपसंद जज लगाए हुए हैं, इसलिए फिलहाल सिस्टम उसके हाथ में है। लेकिन ये ज्यादा देर वाली बात नहीं है, ये बदलेगा। और इस वक्त ठीक। जो खुद वो रास्ता ढूंढ रहा है ट्रंप के, किस तरीके से वो निकला जाए, एक तरह से बौखला भी गया हुआ है। जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब हमसे बात करने का। और ट्रंप बौखला गया है लगता ही है, देखते हैं कि इस बौखलाहट में प्रेसिडेंट ट्रंप क्या अगला फैसला करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। वक्त है हमारे आज के एडिटोरियल का, और एक अहम इशू, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की चंद एक बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से इस्लामाबाद की सबसे पुरानी और सबसे पहली यूनिवर्सिटी, और वहाँ के माली और इंतज़ामी मामलात वो ख़त्म होने में नहीं आते। हुकूमत ने पिछले साल यूनिवर्सिटी को जो माली वसाइल थे उसमें से निकालने के लिए 2 अरब रुपए का एक बेल आउट पैकेज उसका ऐलान किया था। उसमें से अभी तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, बाकी पैसे अभी तक हुकूमत ने नहीं दिए। और पिछले 2 साल में जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 150 फैकल्टी मेंबर्स को उनकी तनख्वाहें नहीं अदा की जा सकी। 1200 से ज़ायद तलबा की डिग्रीज़ अभी तक जारी नहीं हो सकी, क्योंकि वाइस चांसलर नहीं है यूनिवर्सिटी का कोई भी। वाइस चांसलर इसलिए नहीं है कि 6 फरवरी को जो वाइस चांसलर थे वो डॉक्टर नियाज़ अख्तर, उनको वो मुस्तफ़ी हो गए ओहदे से और उन्हें HEC में तैनात कर दिया गया। तब से अब तक कोई भी वहाँ पे वाइस चांसलर नहीं है। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मामलात ताख़ीर का शिकार हैं। डिग्रीज़ नहीं मिल रही, 1200 से ज़्यादा तलबा डिग्रीज़ का इंतज़ार करें क्योंकि वाइस चांसलर नहीं है, वो साइन करेंगे। और जो पैसा आया है हुकूमत से, वो जहाँ पे जाना है, सैलरीज जिनको मिलनी है, उन पे सिग्नेचर नहीं हो पा रहे क्योंकि वाइस चांसलर नहीं है। तो एक वाइस चांसलर के ना होने से इतने मसाइल हैं। और सिर्फ ये नहीं है, अगर आप विज़िट करें कभी इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का तो आपको अंदाज़ा हो कि दुनिया के शहरों में जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ देखें तो रश्क आता है कि कितने अच्छा माहौल है। और एक हम हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, हमारा कैपिटल सिटी है, यहाँ की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और उन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है पाकिस्तान की जिसका नाम टॉप 500 या 1000 यूनिवर्सिटीज़ में आता है कभी कभार। और उसकी आप हालत देखें कि कितनी बुरी हालत है, और क्या वहाँ पे किस माहौल में स्टूडेंट्स तालीम हासिल करते हैं, और कितना वहाँ दंगा फसाद जारी रहता है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे इतने माली और इंतज़ामी मसाइल होंगे वहाँ पे फिर सबसे बड़े तालीमी इदारे का यही हाल होगा। हुकूमत को चाहिए, सारी हुकूमत यहाँ बैठी है, देख लें इस तरफ भी और कर दें इनके मसाइल का हल भी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।